नमस्कार दोस्तों। मेरे पास काफी लोगों के फोन आए हैं रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो लोग जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते थे, जैसे रनिंग में काम कर रहे थे, ड्राइवर, गार्ड या फिर और किसी डिपार्टमेंट से, और मेडिकल डिक्लेयर होके मिनिस्टर स्टाफ में आए हैं, मिनिस्टर डिपार्टमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट में आए हैं, और एपीओ का जब एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ इश्यूज में कुछ लोगों को एलिजिबल घोषित किया, कुछ को नहीं किया, तो काफी मेरे पास फोन आ रहे थे। लकीली एक क्लेरिफिकेशन बोर्ड का मुझे मिला, तो मैंने कहा चलो इस पे काफी लोगों को शायद फायदा हो जाए, जो भी मेडिकल डिग्री होके पर्सनल डिपार्टमेंट में आ रहे हैं और वो एग्जाम देना चाह रहे हैं एपीओ का, तो उसके बारे में क्या नियम है। तो रेलवे बोर्ड ने ये क्लेरिफिकेशन इशू किया है सदर्न रेलवे को, और इसमें सब्जेक्ट में कहा है प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप बी, एलिजिबिलिटी ऑफ मेडिकल डिग्री स्टाफ। यानी कि मेडिकल डिग्री स्टाफ जो पर्सनल डिपार्टमेंट में एब्जर्व होते हैं या मिनिस्ट्रियल कैडर में एब्जर्व होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ग्रुप बी यानी एपीओ के सिलेक्शन के लिए, जो रैंकर या एलडीसी होता है। सदर्न रेलवे ने कोई लेटर क्लेरिफिकेशन मांगा था 27 फरवरी 2024 में। इसमें उन्होंने कहा है विथ रेफरेंस टू सदर्न रेलवे एफोर मेंशन लेटर डेटेड 27 फरवरी यानी 27 फरवरी 2024, इट इज एडवाइज दैट इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन बोर्ड्स लेटर नंबर ईएनजी जो भी नंबर दिया डेटेड टू 2 मार्च 2023, आरबी नंबर है 40/2023, आर नॉट एप्लीकेबल टू प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप बी। यानी कि रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला था आरबी 40/2023 40/2023, वो इस पे लागू नहीं होगा। वो क्या है वो हम जहाँ पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये आरबी हमारा जो है 40/2023 40/2023 डेटेड है 2 मार्च। इसमें क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने इशू किया था सिलेक्शन ऑफ मेडिकल डिग्री स्टाफ अगेंस्ट 20% एलडीसी कोटा। One of the Zonal Railway has sought clarification as to whether such medically degree staff who are absorbed in alternative post in ministerial cadre may be allowed to count their service in their previous unit prior to medical declaration towards eligibility of 20% LTC in OS category। तो मेडिकल डिग्रीज होके कई बार रनिंग में एएलपी वगैरह 1900 यानी जूनियर क्लर्क में आते हैं, कुछ लोग सीनियर क्लर्क में आते हैं। तो वो लोग जब कोई भी डिपार्टमेंट का, कई बार ट्रैकमैन में आते हैं जूनियर क्लर्क में, आरपीएफ वाले मैंने देखा कई बार ट्रैकमैन जूनियर क्लर्क में आते हैं, सीनियर क्लर्क में आते हैं। तो कई बार दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क में आ रहे हैं, तो ओएस की एलडीसी के लिए वो सर्विस काउंट करें, करना है नहीं करना, एलिजिबिलिटी डिसाइड करना है, इस पे कुछ जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड से क्लेरिफिकेशन मांगा था। उसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन इन बोर्ड्स ऑफिस इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन पैरा 1309 ऑफ आईआरएम। 13 नंबर का जो चैप्टर है हमारा आईआरएम का, जो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें जो प्रोविजन है उसके हिसाब से एग्जामिन किया गया और कहा गया इट इज क्लैरिफाइड दैट अर्लियर सर्विस रेंडर इन द प्रीवियस यूनिट इन द रिलेवेंट ग्रेड जस्ट प्रायर टू मेडिकल डिग्रीज मे बी काउंट अलोंग विद द सर्विस इन द अल्टरनेट पोस्ट टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी फॉर ऑल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एलडीसी। जैसा कि मैंने बताया था 13 नंबर का जो चैप्टर मेडिकल डिग्रेडेशन के ऊपर अल्टरनेट ऑब्जर्वेशन एंड अल्टरनेट पोस्ट, मेरा एक वीडियो है, उसमें कहा गया था मेडिकल डिग्रेड जो भी स्टाफ होते हैं वो मेडिकल जो हमारे डिसेबिलिटी एक्ट के तहत उनको सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। वो मैंडेटरी भी देना उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो उसके तहत जो भी पुरानी सर्विस, यानी कोई बंदा कोई ड्राइवर एलपी है, वो 1900 जीपी यानी लेवल 2 में काम कर रहा है, मान लीजिए वो 2015 से काम कर रहा है और रिसेंटली अभी वो मेडिकल डिग्री होकर जूनियर क्लर्क में एब्जॉर्व होता है, तो 2015 से माना जाएगा कि वो जूनियर क्लर्क में है। ये इश्यू चल रहा था, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि मान लीजिए अगर जूनियर क्लर्क में काम करते हो, उसको 1 साल हो गया है, सपोज मान लो 2023 में उसने ज्वाइन किया जूनियर क्लर्क में और अभी 24 यानी 1 साल हो गया है, तो ये सेकंड पैरा का इंटरप्रिटेशन यही है कि 2015 से लेके अभी तक का पूरा पीरियड, जिसमें वो एलपी का जो पीरियड वो प्लस 1 साल जो इसने काम किया, पूरा पीरियड जो है जितने भी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन होंगे ओएस एलडीसी, ये सभी एग्जाम के लिए लागू होंगे, सभी एग्जाम में बेनिफिट देंगे। और वैसे भी ये फंडामेंटल रूल है भी कि मेडिकल डिग्री स्टाफ को पूरी सर्विस उनकी सीनियरिटी भी देनी पड़ती है, यानी जितने भी लोग हैं उनकी सीनियरिटी में भी उनको बेनिफिट दिया जाता है। वो लोगों की माना जाएगा एंट्री इन द ग्रेड जो है 2015 है जूनियर क्लर्क, ये माना जाएगा, उसी हिसाब से वो सीनियर मोस्ट हो जाते हैं, फिर आगे जो भी प्रमोशन को मिलता है। तो सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में इनको बेनिफिट देने की बात की हो, सर्विस को काउंट करने की बात की थी। ये एनसी रेलवे के लेटर पे क्लेरिफिकेशन किया, लेकिन ये जो काउंट करने की बात थी, ये अभी रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसमें मना कर दिया है, ये लागू नहीं होगा। तो मैं एक बार पहले तो बता दूं कि ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, मेरी बातें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो प्लीज अपने यहाँ जो भी अथॉरिटी है उनके हिसाब से आप उसको उसी हिसाब से चलें, अगर आपको डाउट होता है।
तो इसमें जो इसका इंटरप्रिटेशन जो मेरा निकल रहा है वो इसमें मना किया है कि एलिजिबिलिटी लागू नहीं होगी। ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये लागू नहीं होगा, मतलब आपको नहीं बेनिफिट देना है, यानी जिस दिन से वो एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा वहीं से ही देना है। ये इसका मेरा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इसमें मेरा जो पर्सनल व्यू है, थोड़ा सा मुझे कंट्रडिक्शन लग रहा है कि कोई भी बंदा, मान लीजिए कोई रनिंग स्टाफ है, गार्ड की हम बात करें या ड्राइवर की बात करें, वो अगर मेडिकल डिक्लेयर होके OS2 में आता है और हम ये माने इस रूल के हिसाब से कि हम उसकी सर्विस काउंट नहीं करेंगे और अभी ही देंगे। मान लीजिए 2024 में आया या 2022 में आया है और अभी एग्जाम नेक्स्ट 25 में होने वाला है रैंकर, और अभी वो आया, तो हम उसको इस लेटर के साथ मना करेंगे नहीं। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक रेलवे बोर्ड की पॉलिसी ये भी है कि जितने भी जूनियर, अगर आपका बाय वर्च्यू ऑफ जूनियर एलिजिबल हो जाता है, मान लीजिए कोई आपका रनिंग स्टाफ है और वो मैंने जैसे बताया 42 में मेडिकल डिक्लेयर होके अभी एब्जॉर्व हुआ है, 6 महीने की सर्विस हुई है, लेकिन मान लीजिए 42 में 2015 से काम कर रहा है, 2015 से काम कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो OS में 2015 से काम कर रहा है, क्योंकि वो जितने भी OS के यहाँ पे जिस भी यूनिट में एब्जॉर्व हो रहा है, वो जितने भी OS है जो 2015 के बाद आए हैं वो उनसे सीनियर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सीनियरिटी में वो सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो उससे जूनियर जो है वो एलिजिबल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस रूल के हिसाब से भी एलिजिबल होता है। ये मैं जरा बता दूं आपको, ये हमारा IRM का पैरा है, IRM पार्ट 1, ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट 1 चैप्टर 2, रूल्स गवर्निंग प्रमोशन ऑफ सबऑर्डिनेट स्टाफ। इसमें बताया हुआ है प्रमोशन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट। इसके अंदर जो 2.3.2 है, इन केस अ जूनियर एम्प्लॉय इज कंसिडर फॉर सिलेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ इज सेटिस्फाइंग द रिलेवेंट मिनिमम सर्विस कंडीशन, all persons senior to whom shall be held to be eligible, notwithstanding the position that they do not fulfill the requisite minimum service condition। इसमें कहा गया कि अगर किसी वजह से जूनियर जो है वो मिनिमम सर्विस कंडीशन के चलते अगर वो एलिजिबल होता है, तो सीनियर पर्सन को भी, चाहे वो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस काउंट कर उसकी सर्टिफाइड एलिजिबल होता है, मिनिमम के हिसाब से एलिजिबल होता नहीं और उसको एलिजिबल माना जाएगा। ये हमारा IRM मैनुअल का 2.3, यानी किसी हम रनिंग स्टाफ को अगर हम 3 साल नहीं देंगे, ठीक है, आज से ही काउंट करेंगे, लेकिन हमारा दूसरा रूल कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि वो इस रूल के हिसाब से वो एलिजिबल होता है। ये रैंकर की मैं बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरह एक मास्टर सर्कुलर जो हमारा 68 है, जो ग्रुप बी के सिलेक्शन में है, उसमें भी यही कहा गया है कि इफ जूनियर एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड for 70% selection by virtue of satisfying the relevant minimum service condition, all persons senior to him shall be held to be eligible, notwithstanding the position that they do not fulfill the requisite minimum service condition. This provision is not applicable in LDC। यानी कि LDC की जहां बात हो रही है तो हम मान सकते हैं कि आज 6 महीने बाद उसको 5 साल करना ही पड़ेगा। जब रैंकर की जहां बात आ रही है, वहां मेरे हिसाब से इसके रूल के हिसाब से भले से हम उसकी सर्विस काउंट ना करें तो भी वो एलिजिबल हो जाता है। ये मेरा सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे जैसा उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी अगर मेरा वीडियो देखा जाएगा तो उस पर अगर डिस्कशन होगा तो शायद इस पे फर्दर क्लेरिफिकेशन भी आए। तो फिलहाल अभी तो मना किया है, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने सोचा कि ये इशू एक क्लेरिफिकेशन आया है, ये मैं PDF अपलोड कर दूंगा, जिनको भी देखना चाहे। तो ये एक नया क्लिप्शन है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कमेंट जरूर करें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।